हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि फिजिक्स के सेकंड पार्ट में आता है। आई होप आपको फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चालू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो नाम से पता चल रहा है सॉलिड मतलब कि हम जितनी भी टाइप के सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है। सॉलिड मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा वो, ठीक है। तो सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड को कैसे समझा जाए, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या उसमें चेंज हो सकता है, क्या उसका बिहेवियर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहला कि जो सॉलिड है वो क्या होता है और सॉलिड की जो कैटेगरी है वो किन हिस्सों में बांटी गई है। तो सॉलिड की टोटल दो कैटेगरी बांटी गई है। पहला है इलास्टिक, दूसरा है प्लास्टिक। जैसा हम समझते हैं इलास्टिक और प्लास्टिक नॉर्मल अपने आम जिंदगी में, वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो चलिए क्लियर करते हैं अपने डाउट को कि एक्चुअल में जो इलास्टिक है वो क्या है और प्लास्टिक क्या है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं और प्लास्टिसिटी, बहुत ही सिंपल सा है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम, मान लीजिए कि ये मार्करे है, अगर कोई सिस्टम में कोई फोर्स लगाऊं मैं, इसमें मैं कैसा भी फोर्स लगा सकता हूं, ठीक है। अब इस सिस्टम में देखिए मैं इसको ऐसे बेंड भी कर सकता हूं, इसको ऐसे खींच भी सकता हूं, ठीक है। इस पे ऐसे दबाव भी डाल सकता हूं, मतलब मैं इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा हूं। अब अगर इस पे मैं एक्सटर्नली फोर्स लगाऊं और ये सिस्टम दब जाए, मान लीजिए एग्जांपल है जैसे रबड़ है तो रबड़ ऐसे दब जाता है, ठीक है, या उसको ऐसे खींचेंगे तो खिंचा जाता है। और अगर वो अपने ओन पोजीशन पे फिर से आ जाए, जैसा है वैसे ही अगर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फिर समझिएगा, कोई भी सिस्टम पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो अगर उसका जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज होने के बाद जब उसमें से एक्सटर्नली फोर्स को हटा दिया जाए, वो एक्सटर्नली फोर्स कैसा भी हो सकता है, चाहे वो हमारे द्वारा हो, चाहे वो किसी और सिस्टम के द्वारा हो, कैसे भी हो, ठीक है। बट उस फोर्स को अगर मैं हटा दूं तो इस सिस्टम पे, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको अगर हटा दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट फिर से अपना जैसा दिख रहा था वैसे ही हो जाएगा। ऐसे जितने भी सिस्टम हैं आपकी नजर में, सब के सब परफेक्टली इलास्टिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। ठीक, अब आते हैं प्लास्टिक सिस्टम्स। प्लास्टिक सिस्टम का मतलब ये नहीं कि जो हमें आम जिंदगी में जो प्लास्टिक दिखते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, वो सब है, ठीक है। उनको मोड़ेंगे तो फिर से अपनी शेप में दिखाई देने लग जाते हैं, तो वैसे सिस्टम नहीं। ऐसे सिस्टम्स जिस पे एक्सटर्नली फोर्स लगाया जाए और उस पे जो चेंज आया उस एक्सटर्नली फोर्स के कारण, फिर समझिएगा, उस पे जो चेंज आया एक्सटर्नली फोर्स के कारण, तो वो चेंज फिर से अपनी ओन पोजीशन पे नहीं लाएगा उसको, मतलब वो चेंज रिमेन चेंज रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी चेंज आया वो वैसा का वैसा ही चेंज रहेगा उस सिस्टम पे। तो मान लीजिए कि देखिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे बेंड करूं, ठीक है, तो ये फिलहाल में तो बेंड हो नहीं रहा है, पर अगर ऐसा कोई सिस्टम ले आऊं मैं जो कि ऐसे बेंड करूं और ये ऐसा का वैसा ही हो जाए, जैसे कि आप रॉड देखे होंगे, रॉड को ऐसे बेंड करते हैं तो वैसा का वैसा ही हो जाता है। काफी सारी चीजें हैं। च्युइंगम को अगर आप खींचेंगे तो वो खिंचाया रह जाता है। ऐसे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सारे के सारे सिस्टम कौन सा होते हैं, वो परफेक्टली प्लास्टिक सिस्टम होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सिस्टम दुनिया में परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, नोट, ठीक है। कोई भी सिस्टम, सिस्टम का मतलब जब भी मैं बोलता हूं सिस्टम, मतलब कि वो एक बॉडी है, ठीक है। उसे हम, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ चुके हैं तो आप समझ में आ रहा होगा कि आपको इसको सिस्टम बोला जाता है, इसके अंदर के पार्टिकल हैं। तो जब भी मैं बॉडी का नाम लूं या सिस्टम का नाम लूं, आप समझ जाइए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो नोट क्या है कि कोई भी सिस्टम परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, कोई भी सिस्टम परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो
पार्शली इलास्टिक भी हो सकता है और पार्शली प्लास्टिक भी हो सकता है। देखिए अभी ये मार्कर है, एग्जाम्पल है, मार्कर को पकड़ लेते हैं। अगर मैं इस पे ऐसे बैंड लगाऊं, ठीक है, देखिए इसको अगर ऐसे बैंड लगाऊं मैं, तो ये क्या, इस पे फोर्स तो लग रहा है, तो देखिए इसको छोड़ा मैंने तो ये फिर से जैसा था वैसे ही दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये क्या बना, प्लास्टिक इलास्टिक बना, बना कि नहीं बना? बट अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये क्या होगा, यहां से ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जब ब्रेक हो गया तो क्या ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? अब समझ लीजिए वुड, लकड़ी का कोई पीस ले लीजिएगा, लकड़ी को ऐसे फोर्स लगाइए हल्का तो फिर से ऐसे दिखाई देगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर से क्या अपनी पोजीशन पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो सिस्टम पे वो इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है, ना वो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही वो परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है? तो कोई भी सिस्टम परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता है, उसके बीच का होता है वो, मतलब उसमें इलास्टिक की भी खूबियां होती हैं और प्लास्टिक की भी खूबियां होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका सिस्टम है या बॉडी है वो कितना इलास्टिक है और कितना प्लास्टिक है, उसमें कुछ मात्रा होती है। तो उसके लिए आपको एक बिहेवियर समझना पड़ेगा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है? तो बिहेवियर को समझिए, बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का वो एक लैटिस स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है, देखिए इस टाइप से। और ये देखिए ये जितने भी मैंने बिंदु बनाए हैं ये सब आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? एटम से मान लीजिए आप एग्जांपल में, ठीक है? और इन एटम्स को एक्चुअल में ये जुड़े हुए होते हैं कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, जैसे एक एटम दूसरे एटम को खींच के रखा रहता है, ठीक है? बट हमारे पास में कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए, तो हम क्या किए हैं, सभी एटम के बीच में एक स्प्रिंग बनाए हैं। ये एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है? ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, हम इमेजिनरी बनाए हैं कि ये वाला एटम इसको खींचता होगा, ये वाला एटम इसको खींचता होगा, ये वाला एटम ऐसा खींचता होगा, ठीक है? ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर से। इसमें अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी ऐसे ही बना है, इसके अंदर की पार्टी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएं तो वो भी ऐसा ही बना है। मान लीजिए कि यहां मैंने फोर्स लगाया, प्रेजेंटली तो ये पता नहीं चल रहा है आपको। अब देखिए ये स्प्रिंग से अगर बंधा हुआ होता मेरा मार्कर ऐसा, तो अगर मैं यहां फोर्स लगाऊं ऐसे, देखिए इस टाइप से अगर फोर्स लगाऊं, मैं एक्सटर्नली फोर्स में लगा रहा हूं, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इधर दबेगा, ये स्प्रिंग अंदर दबेगा और ये आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे करके दबेगा ना ये, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये इस टाइप से ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसमें चेंज आया होगा। पक्का है? तो अब ठीक है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग दबता है, हमको ये मालूम है, तो इसके कारण ये एटम अंदर आया होगा, इसके कारण कुछ तो चेंज आया होगा ही, पक्का है ये, ठीक है? जैसे ही इसको मैंने रिमूव किया, जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया वैसे ही ये फिर से अपनी ओल्ड पोजीशन पे चला गया। क्यों? इसका रीजन है कि जब मैंने इसको स्प्रिंग को ऐसे दबाया, ठीक है, तो आप कोई भी स्प्रिंग को जब दबाते हैं छोड़ते हैं, देखते हैं फिर से वो अपने पोजीशन पे आता है कि नहीं आता है? तो समझिएगा इसको कि जैसे ही मैंने इसको दबाया तो ये स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी लेके आता है, ठीक है? और एनर्जी लेने के बाद में इसके अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स है? जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं उसको अपोज करने के लिए ये स्प्रिंग अपने अंदर में कुछ फोर्स को बनाता है, ठीक है? तो वो फोर्स कौन सा बनता है? वो फोर्स बनता है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? तो जैसे मैं इसको छोड़ता हूं तो ये रीस्टोरिंग का मतलब समझिएगा, रीस्टोरिंग मतलब जैसे इस फोर्स को मैंने हटाया, रिमूव किया, वैसे ही ये अपने आप ऑन पोजीशन पे इसको लेके आता है। तो जैसे इसको ऑन पोजीशन पे लेके आया मतलब रीस्टोर किया अपनी पोजीशन को फिर से उसने, इसीलिए इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है? फिर समझिए, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं बाहर की तरफ, होता है ना ऐसे सिस्टम जिसको मैं खींच रहा हूं बाहर, खींचूंगा तब भी इस पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूं, अब कोई भी स्प्रिंग उसको खींचने के बाद फिर छोड़ने से फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उस टाइम पे भी
इस पे कौन सा फोर्स होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है यहां पास में समझिएगा। अब बिहेवियर ऑफ सॉलिड है ये, तो ठीक है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स ही इलास्टिक बनाता है। तो कोई भी सिस्टम कितना इलास्टिक है? जितना ज्यादा लार्जर रिस्टोरिंग फोर्स मींस मोर इलास्टिक। जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी सिस्टम में होगा उतना ज्यादा वो इलास्टिक होगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक पतली सी रबड़ है और एक पतला सा रॉड है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि रबड़ को खींचने से तो खिंचा जाएगा, मैंने जितना फोर्स लगाया उतना वो ऐसे खिंचा गया, ठीक है। और एक रॉड लीजिए, रॉड को खींच के देखिए तो वो नहीं खिंचाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो बहुत लोग इस पे ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा। तो आंसर है कि जो रॉड है वो ज्यादा इलास्टिक है। तो अब सोच रहे होंगे कि सर वो तो खिंचाया ही नहीं, तो इलास्टिक कैसे हो गया वो? तो मैंने आपको बताया रिस्टोरिंग फोर्स मतलब उसको ओन पोजीशन पे लाने की ताकत, ठीक है। तो बताइए मुझे कि अगर यहां पास में एक रबड़ का पीस है और यहां पास में मान लीजिए एक रॉड है कोई भी, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स कब जनरेट होता है? ये रीस्टोरिंग फोर्स तब जनरेट होगा जब मैं एक्सटर्नली फोर्स लगाऊंगा इस पे। तो बताइए कि रबड़ पे एक्स्ट्रा फोर्स, किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा खींचने पे? इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा? तो रबड़ तो हम हाथ से खींच सकते हैं ऐसे, तो कम फोर्स लगा होगा। अब ये नहीं खींचा रहा है तो इसका मतलब है क्या है? ये इसका मतलब ये है कि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? अगर इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इसको ये अपने अंदर रखने के लिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने के लिए भी इस पे जो फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग का फोर्स, क्योंकि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ये सिस्टम इस पे अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा बन रहा है, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कम बन रहा है। और आंसर क्या है? जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा सिस्टम इलास्टिक। बहुत ही सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है ना एकदम। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जितना सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नली, ये सिस्टम उस पे अपोजिट फोर्स लगाता है, वही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा सिस्टम इलास्टिक होगा। ओके है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। परफेक्ट। इलास्टिक प्लास्टिक का तो सिंपल सा फंडा है। प्लास्टिक का फंडा क्या है कि कोई भी सिस्टम पे जब हम फोर्स लगाएंगे और रिस्टोरिंग फोर्स उसका बहुत ही कम हो जाए, जितना कम होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा वो प्लास्टिक होगा। जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इतना इलास्टिक, जितना कम रिस्टोरिंग फोर्स उतना प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए कोई सिस्टम पे मैंने फोर्स लगाया और वो सिस्टम वापस नहीं आ पा रहा है अपनी ओन पोजीशन पे, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो वो अपने पास में उस पार्टिकल को नहीं लेके आ पाया। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उसको मैं ज्यादा अगर खींच दूं, होता है ना कि ज्यादा मैंने इसको ऐसे खींच दिया तो वो फिर से अपनी ओन पोजीशन पे नहीं आ पाता, तो मतलब कि वो प्लास्टिक फॉर्मेशन भी हो रहा है उस पे। तो मतलब कि उसका रिस्टोरिंग फोर्स उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। कम रिस्टोरिंग फोर्स प्लास्टिक, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक। बस इतना सही है, बहुत ही सिंपल से एकदम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली सॉलिड पे, ठीक है, तो इस पे दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। इन दोनों चीजें आपका इस वाले सिस्टम पे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो कहीं जाइएगा नहीं, यही लास्ट टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका हुक लॉ पे रहेगा। और वो हुक्स लॉ जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में अच्छे से आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस का मतलब उस पोजीशन पे क्या आता है? तो समझिए बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। और इस बॉक्स पे मैंने यहां पास पे फोर्स लगाया, इधर से मत लगाइए, इधर से लगाया मैंने फोर्स, ठीक है। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया,
ठीक है, एक बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब किसी भी चीज से, हाथ से लगाऊं या खुद बैठ जाऊं, तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो जब आप लकड़ी पे बैठते हैं ऐसे, तो हल्का सा वो नीचे दबता है, दबता है कि नहीं दबता है? दबता है। तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैं बैठ गया और इस पे लकड़ी के कारण लकड़ी हल्का सा आवाज किया होगा, तो आप बोलते हो कि लकड़ी पे स्ट्रेस आ रहा है, ज्यादा टूट सकता है। ऐसा होता है ना, देखे होंगे आपने, जो पुल होते हैं, लकड़ी वाले पुल होते हैं, ज्यादा उसमें अगर भीड़ हो जाए तो आवाज आने लग जाती है, बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस आ जा रहा है, टूट जाएगा। या कभी आप चेयर पे चढ़ते होंगे, तो अगर 2-4 जन चढ़ गए ज्यादा ही, तो तुरंत ब्रेक हो जाता है। ऐसी हल्की फुल्की चीजों पे आप चढ़ेंगे तो बोलते नहीं कि स्ट्रेस आ रहा है, मत चढ़ो इस पे। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे समझिए। तो जब मैं इसके ऊपर बैठा और इस पे स्ट्रेस आया, ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेस का मतलब मैं बता रहा हूं, तो जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका कुछ एरिया रहेगा जिसपे वो चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जहां भी फोर्स लगा रहा हूं और जिस जगह पे लगा रहा हूं, उसके एरिया में जो भी चेंज आए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब किस एरिया पे फोर्स कितना लगा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे। अभी आप इसको सॉलिड स्ट्रक्चर समझिए। मान लीजिए कि ये आपका सॉलिड स्ट्रक्चर था इस टाइप से, ये स्प्रिंग सिस्टम आपको दिखा रहा हूं फिर से बना के, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पास मैंने इसको फोर्स लगाया, ऐसे लगाया कि नहीं लगाया? जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो इसका जो एरिया है उस पर चेंज आया होगा। जब इसके एरिया पे चेंज आया तो मतलब कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, तीनों के तीनों स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इधर खिंचा रहा होगा, ये स्प्रिंग इधर खिंचा रहा होगा, ये स्प्रिंग ऐसे दब रहा होगा। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो इस पे कुछ एरिया पे इसके चेंज आ रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं, इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस आएगा, इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस आएगा, इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? तो स्ट्रेस मतलब कि इस पे फोर्स लगा, इसके एरिया पे चेंज आया, मतलब कि स्ट्रेस। बहुत सिंपल सा। अब स्ट्रेस को अलग अलग टाइप से बताया जाता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस क्या है उसको समझिए। सब के सब स्ट्रेस है, ठीक है, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल ले लीजिए या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ले लीजिए। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि कोई रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे मैंने यहां पास कुछ लोड बांध दिया, ठीक है, लोड को थोड़ा ज्यादा बांधिएगा, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो आपका रॉड है ये हल्का खिंचा जाएगा, ठीक है। हल्का खिंचाने का मतलब मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ जो लेंथ है वो लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो जब भी इसका लेंथ में चेंज आएगा, मतलब जो फोर्स है देखिए इस टाइप से लग रहा है, तो जो उसका लेंथ है उसमें जब चेंज आएगा आपका, तो इस वाले जो स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब देखिए ये मार्कर है और मार्कर को मैंने इधर से ऐसे खींचा, ठीक है, ऐसे करके खींचा हूं ना, याद रखिएगा। खींचने से जो इस पे स्ट्रेस बना होगा इस सिस्टम पे, मतलब अगर इस मॉलिक्यूल, इस एटम को ऐसे खींचूं तो ये खिंचाएगा, ये खिंचाएगा, ये तीनों खिंचाया ऐसे, ठीक है। अब तीनों खिंचाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ठीक, सेकंड होता है कंप्रेस स्ट्रेस, ठीक है। इसको समझिए, मान लीजिए कि यही रॉड था हमारे पास में, बॉक्स ले लीजिए, और इसके ऊपर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं, या इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। जब ऐसा मैंने किया तो होगा क्या यहाँ पास में, इसमें ये होगा कि ये जो रॉड होगा थोड़ी देर बाद हल्का सा दब सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये मार्कर की जगह एक रॉड है ऐसा, और मैंने हथौड़ा लिया और यहाँ से ठोक दिया, ठीक है, तो देखेंगे ये चपट जाता है नीचे, हल्का सा थोड़ा सा चिपक जाएगा ऐसे। तो जब चिपक गया तो इसका मतलब है कि उसकी साइज एरिया जो है वैसे दब गया होगा, ठीक है। तो यहां पास में इस टाइप का स्ट्रेस में जब इसका एरिया से कम हो गया होगा, इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस स्ट्रेस। फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया में जो भी चेंज आया होगा। थर्ड, थर्ड कौन सा है आपका, थर्ड है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस।
हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम, मान लीजिए कि एक ये बॉल है और इस बॉल को पानी के अंदर मैंने ऐसे डाल दिया। तो जब मैंने पानी के अंदर इसको डाला तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर जो है हमारा पानी, वो क्या करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा। इसको इधर दबाएगा, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, सब के सब इसको दबा रहे हैं। तो सारे मिलके इसको फोर्स लगा रहे हैं और ये ऐसे दब रहा है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो सब मिलके इसको ऐसे दबाएंगे तो इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मतलब सब मिलके कंप्रेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप के जितना भी पॉसिबिलिटी है सब के सब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में आते हैं। कंप्रेशन करने से कंप्रेशन स्ट्रेस बनता है, अगर किसी चीज को खींचा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस बनता है। इसके बाद एक लास्ट आता है चौथा वाला, शेयरिंग, इसको हम लोग टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, बहुत लोग इसको शेयरिंग भी बोलते हैं, शेयरिंग, शायद शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पास में ऐसा, और इस बॉडी को मैं ऐसे नहीं फोर्स लगा के इसको, ये ऐसे जमीन से रहना चाहिए टच, और यहाँ फोर्स लगा रहा हूं मैं, इस जगह पे फोर्स लगाया है तो सिस्टम के टेंजेंशियली मैंने ऐसे फोर्स लगाया इसको। तो जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा। आप रबड़ का पीस ले सकते हैं, रबड़ को ऐसे करके ऊपर से धक्का देंगे तो हल्का सा वो कर्व आ जाता है। इसको ऐसे समझिए। देखिए ये हमारा डायरी है, फिर से डायरी आगे है। तो देखिए इसको ऐसे रखने के बाद में इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाया। अगर देखिए ये ऐसे अगर नहीं मुड़ रहा है, मतलब कि इसका जो क्या बोलते हैं अपना इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ गया अगर हल्का, तो ये ऐसे हल्का बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको बांधे रखना नीचे से, सिर्फ इस पे स्ट्रेस लगाना है। ठीक है, तो ये ऐसे हल्का मुड़ सकता है। जब ये ऐसा मुड़ेगा, देखिए इस टाइप से हल्का इधर से हल्का मुड़ेगा, तो इसके कारण देखिए, इसके कारण ये मुड़ने के कारण ये हल्का इधर दबेगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा तो ये इधर चला जाएगा। ये वाला पॉइंट इस पोजीशन पे आ गया, तो जिसके कारण ये वाला पॉइंट इस पोजीशन पे आया, तो ये वाला पोजीशन जो है देखिए ये इधर आया होगा, तो ये वाला पोजीशन इधर आ गया होगा, तो इसके बीच में ये एंगल थीटा बनता है। ठीक है, फिर समझिएगा, अगर मैंने इसको धक्का दिया तो ये वाला पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, तो जितना ये इधर शिफ्ट हुआ है उतना यही वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जितना भी शिफ्ट हुआ होगा तो इसको हम बोलते हैं डेल एक्स और ये बनेगा एल। ओके है, तो इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये फोर्स, और देखिए इसका कुछ एरिया रहेगा। ठीक है, एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो एरिया में चेंज आया वो आपका एरिया ले लीजिए, बहुत ही सिंपल सा। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो आई होप आपको अब ये स्ट्रेस समझ में आ गया होगा, चारों के चारों। इसी पे स्ट्रेन भी है, सेम कंसेप्ट पे, 1 2 3 और ये 4, इसी पे स्ट्रेन है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभी आप इसको समझिएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए मैं आपको इसी पे बना के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं पहले। ओके, देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया। ठीक है, अभी समझिएगा, ये एक रॉड था, इस रॉड को मैंने ऐसे खींचा, इसका पहले लेंथ था L, अब खींचने के बाद इसका इतना हिस्सा बढ़ गया। देखिए ये ऐसा था और कुछ हिस्सा इसका इतना बढ़ गया, तो कितना हिस्सा बढ़ा फोर्स लगाने के कारण, तो डेल L हिस्सा बढ़ गया, मतलब ये हल्का सा खिंचा गया, तो जितना भी खिंचाया है वो डेल L होगा। पहले कितना था, पहले था L, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा टेंसाइल स्ट्रेस का या फिर लॉन्गिट्यूडनल, ये बन गया है क्या, अब ये बन गया है अब स्ट्रेन, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जो भी इसका चेंज हुआ होगा डायमेंशन में, तो चेंज कितना हुआ, डेल एल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पास में, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल एल, और पहले कितना था एल, यही तो फॉर्मूला है, डेल एल अपॉन एल। बहुत लोग इसको डेल एक्स अपॉन एल भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, बहुत ही सिंपल सा है कि नहीं है। तो इस पे ये दोनों की दोनों स्ट्रेन एक ही है। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं लिया गया है, क्योंकि देखिए अगर ये रॉड है
मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दबाता हूं तो ये अंदर दब जाएगा, तो इतना चेंज आएगा, तो ये डेल एल हो गया। अंदर दब गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ये अंदर दबा मतलब कि डेल एल चेंज आया, डेल एल अपॉन एल। तो स्ट्रेस करिए मतलब खींचिए या फिर कंप्रेस करिए, टेंसाइल करिए या फिर कंप्रेस करिए, दोनों स्ट्रेन एक ही टाइप से वर्क करेगा यहाँ पास में। ओके है, ठीक। उसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? वॉल्यूमेट्रिक, मतलब इसकी वॉल्यूम में एक्चुअल में चेंज आ रहा है। अब देखिए, इसको मैंने पानी के अंदर दबा दिया, पानी के अंदर डुबाया, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये एक बलून है, ठीक है। अब बलून को जब आप पानी के अंदर रखेंगे तो वो हर तरीके से उस पर फोर्स लगाएगा और वॉल्यूम जो है बलून का वो चेंज होना चालू हो जाएगा, मतलब कंप्रेस्ड होगा कि नहीं होगा? तो जब ये कंप्रेस्ड होगा तो देखिए पहले इसका शेप ये था, बाद में इसका शेप चेंज होके ये हो गया, मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंज आया। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम देख रहे हैं डेल वी, पहले ये वाला वॉल्यूम था पूरा का पूरा वी और इतना चेंज आया डेल वी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल वी अपॉन वी। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ओके है। अब ये दो तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन भी है, तो ये भी देखिए ये अंदर आया मतलब कंप्रेस्ड हुआ होगा। अब ये फैल भी सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कैसे? आप एक बलून लीजिए, उस पर हवा भरना चालू करिए, जब हवा भरना चालू करेंगे तो अंदर की जो हवा है वो उसको फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो जिसके कारण जो बलून है वो बड़ा होते जाएगा, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये बलून इधर की जगह ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्रेशन हट जाएगा और ये इतना बड़ा हो जाएगा, तब भी फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल वी अपॉन वी। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब हमारे पास में एक लास्ट आता है, इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों स्ट्रेन तो ओके है ना, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेस स्ट्रेन यहाँ पास में, अगर इसको खींचेंगे तो टेंसाइल और अगर बंद करेंगे तो कंप्रेस, दोनों के दोनों सेम चीज है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब बस डायमेंशन में चेंज होना चाहिए। फिर सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए, चाहे उसको कंप्रेस करे या फिर ऐसे बड़ा करे, ठीक है, दोनों में मतलब चेंज आ रहा है, तो डेल वी अपॉन वी, ठीक है। ये सभी चीजें आपका इसी से रिलेटेड हैं। ये देखिए, जब मैंने इसको ऐसे दबाया, ठीक है, तो इस पे स्ट्रेस तो आया ही, साथ में इसके सिस्टम पे चेंज भी आया होगा। तो जो भी चेंज आया, ठीक है, जो भी चेंज आया और जो उसका ओरिजिनल शेप होगा, तो ओरिजिनल शेप जो भी होगा और जो चेंज आया वो ऊपर और जो ओरिजिनल शेप है वो नीचे, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ही चीज टाइप से वर्क करती हैं, पर अलग अलग तरीका उसको बताया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक ही टाइम पे काम आता है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। अगर स्ट्रेस आया मतलब उसमें स्ट्रेन आएगा ही आएगा, और वही चीज हमको हुक लॉ में पढ़ना है, कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ काम करता है, ठीक है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल में नहीं, ठीक है। तो इस पे एक आखिरी आता है, कौन सा? तो मैं यहीं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है और मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया, जिसके कारण ये इधर बेंड हो गया होगा, तो ये थीटा बेंड हुआ है, तो ये भी आगे बढ़ा होगा और ये थीटा बना होगा, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसमें जो चेंज आया टेंजेंशियल स्ट्रेन में, उसको कैसे लिखते हैं? उसको एक्चुअल में लिखा जाता है tan थीटा, मतलब कि थीटा चेंज आया। एंगल में भी लिख सकते हैं इसको, और चाहे तो अलग फॉर्मूले में भी, हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है मीटर में, उसको भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मीटर में कैसे लिखेंगे? tan थीटा की वैल्यू होती है, अगर ये डेल एक्स चेंज हुआ होगा और इसका लेंथ x होगा, कितना देखिए यहां से यहां गया, डेल एक्स चेंज आया और इसका ओरिजिनल लेंथ ये x था, तो अब ये x यहां बन गया, तो इसकी एक्चुअल ये जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है? तो देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स, दिस इज अवर फॉर्मूला। इतना ही चेंज आया होगा, इसमें चेंज आया है, ठीक है। तो डेल एक्स जो चेंज आया और ओरिजिनल क्या था? x, इसका यहां से यहां तक था कि नहीं? तो डेल एक्स अपॉन एक्स इज अवर ओरिजिनल चेंज इन टेंजेंशियल स्ट्रेन। बस इतना सही तो है। अगर आपको स्ट्रेस समझ में आता है तो आपको स्ट्रेन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर स्ट्रेस में डाउट तो स्ट्रेन में भी डाउट आना कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए आपका स्ट्रेस भी थोड़ा दिमाग का कम करते हैं और इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा बिना हिचक के, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।